राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 17वीं कहानी रेखा भगत में अब तक पढ़ चुके हैं कि पटना से एक बजरा कीमती साजो सामान के साथ जब कलकत्ता के लिए रवाना होता है तो उसमें दो अन्य व्यक्ति भी सवार होते हैं, जिनमें से एक कोलमैन और दूसरा तिनकौड़ी दे जो कंपनी राज में एक क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत होते हैं भी सवार होते हैं। आपस में बातचीत के दौरान कोलमैन बताता है कि वो किस तरीके से आला अधिकारियों से खफा है। इस पर तिनकौड़ी दे को भी हिम्मत आती है और वे बताते हैं कि दरअसल कंपनी राज में नौकरी करने का मतलब है अपने आत्मसम्मान को तिलांजलि देना। लेकिन वे ये भी बताता है कि उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर कंपनी राज ने उसे 4 गांव की जमींदारी सौंप दी है। इस पर कोलमैन दुनिया भर में क्या घटित हो रहा है ये बताते हुए कहता है कि फ्रांस में लोगों ने क्रांति करके वहां के राजा रानी को मार डाला है और प्रजातंत्र वहां पर स्थापित कर दिया है। भारत में भी कंपनी राज को खत्म कर यदि प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते हैं लोग, तो उन्हें सबसे पहले ज्ञान विज्ञान से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है वह साइंस की बदौलत ही चल रही है और बिना उसे जाने आप तरक्की अब नहीं कर सकते। कलकत्ता आने पर कोलमैन जब जहाजी बेड़े से नीचे उतरता है तब वह तिनकौड़ी दे को यह भी बोलकर जाता है कि दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है हमें उसका ज्ञान अर्जित करना होगा और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए बेहद जरूरी है कि छापेखाने और समाचार पत्रों के जरिए पूरे देश को इन सब चीजों से अवगत कराया जाए, इस उथल पुथल से। एपिसोड हमने यही खत्म किया था और अब हम इसके अंतिम पड़ाव की तरफ चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। कहानी का अंतिम दृश्य है, उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। अब की साल वर्षा नहीं हुई, जेठ के सूखे ताल वैसे ही सूखे रह गए। भदई, धान, रबी एक छटाक भी नहीं हुई। घर के घर मर गए या उजड़कर भाग गए। धुर देह का लंबा जीर जब सूखा तो 50 कोस के लोग उसके सूखे पेट में पड़े दिखाई पड़ते थे। जब लोग कमल की जड़ भसीड़ खोदने के लिए आए थे और कितनी ही बार उनमें आपस में झगड़ा हो जाता था। मतलब अकाल पड़ने पर इतना ज्यादा भूखमरी हो गई थी कि छोटे से छोटे भोजन के लिए भी लोग लड़ जाया करते थे। दूसरे साल जब वर्षा हुई और मणुआ अर्थात रागी की पहली फसल में रेखा हसुआ लगा रहा था तो मंगरी को पास देखकर उसको अचरज होता था। इस साल भर के भीतर उलट पुलट हो गई है मालूम होती थी। घर घर में अधिकांश लोग मर गए थे, घर घर के लोग तितर बितर हो गए थे। रेखा को अचरज इसलिए हो रहा था कि कैसे वे दो प्राणी प्राण शरीर को इकट्ठा रखते अपने भी इकट्ठा रहे। रेखा इसके लिए धुर देह का बहुत कृतज्ञ था। और भी कभी वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ा होगा, किंतु इतना कष्ट शायद कभी रेखा के पहले के किसानों को भुगतना ना पड़ा था। उस वक्त एक सरकार थी जिसको लगान भी कम देना पड़ता था। अब कंपनी सरकार के नीचे जमींदारों की जबरदस्त सरकार थी, जिसके गुड़इत प्यादों के मारे छान पर लौका भी नहीं बचने पाता था। हर फसल की कमाई 1.5 महीने भी खाने के लिए नहीं बचती थी। फिर अकाल के लिए किसान क्या बचा रखते। मतलब जमींदारों के जो प्यादे होते थे, उनके जो लठैत होते थे, वो लोगों का शोषण करते थे। जमींदारों की अपनी एक फौज हुआ करती थी लोगों से कर वसूल करने के लिए और उनको अपने आगे झुकाने के लिए। अब इससे आगे का जो डिस्कोर्स है ना, वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगहन में जब मंगरी ने एक बेटा जना तो रेखा को और आश्चर्य हुआ। अपने 50 साल पर नहीं, क्योंकि मंगरी 30 ही साल की थी और कई मरे बच्चों की मां रह चुकी थी, बल्कि अकाल में जब पहले के हाड़ चाम को बचाए रखना मुश्किल था, तब मंगरी ने एक जीव को कैसे जलाया। सूखा विद इन ब्रैकेट अकाल में पैदा होने के कारण रेखा ने लड़के का नाम सुखारी रखा। तो पहले के नामकरण इसी तरह के हुआ करते थे। माघ के महीने में रामपुर के मालिक अपने हाथी घोड़े सिपाही प्यादे के साथ दयालपुर आए। रेखा ने सुना था कि मालिक के घर पर एक भी बगुआ बगुई नहीं छीजे। अकाल में भी उनके यहाँ 7 वर्ष का पुराना चावल चल रहा था। मतलब इतना इकट्ठा करके लोग रखते थे, स्टोर करके आम जनता से छीनकर। दयालपुर के मालिक की कचहरी गांव के एक छोर पर थी। उनके सामने 50 एकड़ के आमों का एक बाग लगाया जाता था।
जिसको सींचने खोदने का काम दयालपुर वालों को बेगार में करना पड़ता था। मालिक ने 50-50 अमोला एक एक घर के जिम्मे लगा दिया था, मतलब 50-50 आम के पेड़ को एक एक घर सींचेगा। अमोला सूखने पर ₹1.25 दंड देना पड़ता। रेखा के आगे आने वाली पीढ़ी जमींदारी शान को सनातन चीज मानने जा रही थी। तो अब सनातन की क्या परिभाषा है और सनातन किस तरीके से आगे बढ़ा, ये अब आप समझ लीजिए। उसके लिए सोबरन राउत और रेखा भगत का बतलाया जमींदारी के पहले का जमाना तथा गांव के पंचायतों का राज कहानी होता जा रहा था। मतलब कभी इतने आजाद हुआ करते थे और पंचायतें हुआ करती थी, ये सब किस्से कहानियों की बातें होने लगी थी। मुझे तो लग रहा है कुछ समय बाद ऐसा होने लगेगा कि संविधान में ऐसा प्रोविजन भी था कि SC ST OBC के लोग भी पढ़ लिख सकते हैं, वे भी नौकरी कर सकते हैं। ये सब भी बहुत जल्द कहानी किस्सों में बदलने वाला है। मालिक के प्यादे अकाल के बाद और शोक हो गए थे। वे समझते थे अकाल किसानों के मन को तोड़ने तथा मालिक के दबदबे को बढ़ाने के लिए आया था। अगहन में रेखा की छान पर जब लौकी की बेल में बतिया लग रही थी, तभी से मालिक के प्यादे मंडराने लगे थे। लोग कह रहे थे अकाल के बाद रेखा चिड़चिड़ा गया है, किंतु रेखा को ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती थी। पर बात सच भी थी। वस्तुतः अकाल के बाद गांव के दूसरे लोग जितने परिमाण में नीचे गिरते गए, रेखा उनकी तुलना में बहुत ऊपर था। इसीलिए उसका व्यवहार चिड़चिड़ाया जान पड़ता था। मतलब लोगों पर जो पहाड़ टूटा मुसीबतों का, उनमें रेखा जो है वो सबसे आगे था, रेखा भगत। रेखा गुड़इत प्यादों को छान के गिर्द मंडराते देखता तो बहुत कुड़ता, यद्यपि उसने उसे वचन से नहीं प्रकट किया था। एक दिन गुड़इत दीवान जी विदिन ब्रैकेट पटवारी के लिए लौका तोड़ने के लिए छत पर चढ़ गया। उस वक्त रेखा के भीतर, घर के भीतर सुखारी को गोद में ले पुचकार रहा था। छान के दबने और चरमराने की आवाज सुनाई देते ही रेखा सुखारी को चटाई पर रखकर बाहर चला आया। देखा गुड़इत छत पर चढ़ा लौका तोड़ रहा है। 3 तोड़ चुका था, चौथे पर हाथ डालने जा रहा था। रेखा के शरीर में आग लग गई। उसने आधे गांव तक सुनाई देती आवाज में डांट कर कहा, कौन है हो? दीवान जी के लिए लौका तोड़ रहे हैं, देख नहीं रहे हो? गोरा गुड़इत ने बिना सर उठाए कहा। रेखा ने डपट कर कहा, हाथ गोड़ बचाए चुपके से उतर जाओ, सुनते हो कि नहीं? मालिक के गुड़इत विदिन ब्रैकेट गांव के चपरासी का ख्याल है ना? मतलब अब जो प्यादे हैं वो भी धमका रहे हैं कि पटवारी जी का ख्याल है कि नहीं तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? खूब ख्याल है, भलमनसी इसी में है कि लौका को वहीं छोड़कर उतर आओ। गुड़इत चुपके से उतर आया। दीवान जी सब सुन खून का घूंट उस वक्त तो पी गए। उन्होंने माघ महीने में मालिक के आने के वक्त के लिए इसे छोड़ रखा था। मालिक के आने पर वही गुड़इत शाम को रेखा भगत के घर पर आकर बोला, कल सवेरे ही मालिक के लिए 2 सेर दूध पहुंचाना है। हमारे पास गाय भैंस नहीं है, दूध कहां से पहुंचाएंगे? जहां से भी हो, मालिक का हुक्म है। दीवान तो जानता ही था कि रेखा के पास गाय भैंस नहीं है, परंतु उसे तो अब रेखा को ठीक करना था। शाम को ही मालिक के सामने उसने रेखा की सरकशी का खसरा खोल दिया था और यह भी कहा था कि सारा गांव बिगड़ता जा रहा है। मालिक ने रात ही को तय कर लिया, मतलब लगाई भुजाई कर दी थी पटवारी जी ने, और यदि एक रिबटल करेगा, रिटेलिएट करेगा, तो बाकी में भी संक्रमण फैल सकता है विद्रोह का। इसीलिए उसको दबाना जरूरी लगा मालिक को भी। सवेरे रेखा का दूध नहीं आया। प्यादे के जाने पर रेखा ने गाय भैंस न होने की बात कही। मालिक ने 5 मुसंडे प्यादों को हुक्म दिया, जाओ, अब इसके आगे का जो डायलॉग है मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जाओ हरामजादे की औरत का दूध दुहा कर लाओ। तो इससे आगे का जो डिस्कोर्स है ना, उस पर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आजकल जो हो रहा है देश में माननीय जजों द्वारा, वो भी रिफ्लेक्ट करता है। गांव के कई आदमी वहां मौजूद थे, किंतु उन्होंने यही समझा कि प्यादा रेखा को पकड़ कर लाएंगे। रेखा को बिना कुछ
कहे सुनने का मौका दिए प्यादों ने पकड़कर मुश्क बांध दी। फिर दो घर में घुस मंगरी को पकड़ लाए। बेबस रेखा खून भरी आंखों से देख रहा था, जबकि उन्होंने चिल्लाती हुई मंगरी के स्तन को पकड़कर ग्लास में सचमुच कई धार दूध की मारी। प्यादे रेखा को वैसे ही बंधे छोड़ चले गए। तो 1942 में राहुल सांकृत्यायन जी ने इस पुस्तक को लिखा था और उसमें भी किस तरीके से अमानवीय व्यवहार जताया गया था स्त्रियों के प्रति पुरुषों का। और आजकल के माननीय जजों द्वारा जब फैसला दिया जाता है कि स्तन को दबाना जो है वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बलात्कार क्या सिर्फ शरीर का होता है, मन का नहीं, सोच का नहीं, या सामाजिक प्रतिष्ठा का नहीं? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। पहलवान बेटियां भी जंतर मंतर पर इसीलिए बैठी थी ना कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनके मन, उनकी सोच का बलात्कार किया जा रहा था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। मंगरी शर्म के मारे वहीं मुंह छुपाए बैठी रही। रेखा ने भूली हुई जबान को कुछ देर बाद पाकर कहा, मंगरी मत लजा, आज हमारे गांव की पंचायत जिंदा रही होती तो बादशाह भी ऐसा नहीं कर सकता था, किंतु इस बेइज्जती का मजा चखाऊंगा। यदि असल अहीर की बूंद का हुआ तो दीवान और रामपुर के मुंशी के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं होगा। अपमान का न्याय यही मेरे हाथ करेंगे मंगरी, आ मेरे हाथों को छोड़ा। मंगरी ने सावन भादो बनी आंखों के साथ ही रेखा के मुश्कों को खोल दिया। उसने भीतर जा सुखारी को गोद में लेकर उसके मुंह को चूमा, फिर मंगरी से कहा, इस घर से जो निकालना हो निकाल कर तुरंत नौहर चली जा, मैं इस घर में आग लगा रहा हूं। मंगरी रेखा की आवाज पहचानती थी, मतलब स्त्री होने के नाते वे जानती थी कि रेखा भगत ने जो भी निर्णय लिया है वो मजबूत ही है और वो उसे पूरा करके मानेगा। उसने बच्चे और दो तीन कपड़ों को लिया, फिर रेखा के पैरों में पड़ गई। रेखा ने स्वर को अत्यंत कोमल करके कहा, तेरी इज्जत नहीं, गांव भर की इज्जत का बदला लेना होगा। जा और सुखारी को बतलाना कि उसका बाप कैसा था। देर ना कर, मैं चला बोरसी से आग निकालने। मंगरी दूर जा तब तक घर को देखती रही जब तक कि उसकी छान से ज्वाला नहीं निकलने लगी। लोग गांव के छोर पर अव्यवस्थित रेखा के घर की ओर दौड़े और रेखा नंगी तलवार लिए जमींदार की कचहरी की ओर। काल को देख प्यादे गुड़इत भाग चले। रेखा ने मालिक और दीवान को मारते वक्त कहा, तुम्हारे पीछे रोने वाला नहीं छोड़ूंगा पापियों। रेखा ने अपने वचन को सच किया और प्रतिज्ञा से और भी बड़े पैमाने पर। कसाई कॉर्नवालिस ने कितने ही रेखा पैदा किए। तो ये तो उस जमाने की बात थी, उस वक्त लोग रिबटल करते थे, रिटेलिएट करते थे। आजकल के लोग क्या ऐसा करते हैं? कभी हम खबर सुनते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो आदिवासी इलाकों में महिलाओं के स्तन दबाकर देखते हैं कि वे कंवारी हैं या शादीशुदा हैं। ये बात कितनी सही है, ये सब कुछ आप मुझे बताइएगा। और कोर्ट द्वारा उल जलूल फैसले दिए जाना कितना सही और गलत है, इसके ऊपर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। यदि ये वीडियो, ये कहानियां पसंद आ रही हों तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। जय भीम।